नमस्कार। आज कहानी है एक ऐसे सरफिरे व्यापारी अंग्रेज की जिसने पहले नैनीताल की खोज की और फिर बसा डाला पूरा शहर। क्या है उत्तराखंड के इस सबसे खूबसूरत शहर नैनीताल की कहानी, आपको हम सब बताएंगे, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ और फॉलो करें हमारे चैनल को। भारत में अंग्रेजों का राज 200 सालों तक चला। इस दौरान ब्रिटिश शासन लगभग 130 सालों तक कुमाऊं और गढ़वाल पर भी रहा। अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर सन 1815 में कब्जा किया। अंग्रेजों के आधिपत्य के पश्चात ई गार्डन को 8 मई 1815 को कुमाऊं मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया गया। 1817 में कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर बने सर जी ट्रेल। ट्रेल नैनीताल की यात्रा करने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे, लेकिन उन्होंने इस जगह की धार्मिक पवित्रता को देखते हुए अपनी यात्रा को ज्यादा प्रचलित नहीं किया। इस दौरान एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन हुआ करते थे। वह जिला शाहजहांपुर में चीनी का व्यापार करते थे। इसी पी बैरन नाम के अंग्रेज को पर्वतीय अंचल में घूमने का अत्यंत शौक था। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद ये उत्साही युवक अंग्रेज कुमाऊं की मखमली धरती की ओर बढ़ता चला गया। एक बार खैरना नाम के स्थान पर यह अंग्रेज युवक अपने मित्र कैप्टन टेलर के साथ ठहरा हुआ था। प्राकृतिक दृश्यों को देखने का इसे बहुत शौक था। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से जब शेर का डांडा इलाके की जानकारी प्राप्त की, तो उन्हें बताया गया कि सामने जो पहाड़ है उसी को शेर का डांडा कहते हैं और वहीं पहाड़ के पीछे एक बहुत सुंदर ताल भी है। बैरन ने उस व्यक्ति को ताल तक पहुंचने का रास्ता पूछा, परंतु घनघोर जंगल होने के कारण और जंगली जानवरों के डर से वह व्यक्ति तैयार न हुआ। फिर क्या था, विकट पर्वतारोही बैरन पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। गांव के कुछ लोगों की सहायता से पी बैरन शेर के डांडा को पार कर नैनीताल की झील तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। इस क्षेत्र में पहुंचकर और यहाँ की सुंदरता देखकर पी बैरन जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो रोजाना शाहजहांपुर की गर्मी को छोड़ नैनीताल की इन वादियों को आबाद करेंगे। पी बैरन पिलग्रिम के नाम से अपनी यात्रा विवरण अनेक अखबारों को बेचते रहते थे। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का वर्णन भी उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था। सन 1841 की 24 नवंबर को कलकत्ता के इंग्लिशमैन नामक अखबार में पहली बार नैनीताल के ताल की खोज खबर छपी थी। बाद में आगरा अखबार में भी इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। सन 1844 में किताब के रूप में स्थान का विवरण पहली बार प्रकाश में आया था। बैरन साहब नैनीताल के इस अंचल के सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारे इलाके को खरीदने का निश्चय कर लिया। पी बैरन ने उस इलाके के तोगदार से खुद बात करी और उनसे कहा कि वे सारा इलाका उन्हें बेच दें। पहले तो ठोकदार नूर सिंह तैयार हो गए थे, परंतु बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया। बैरन इस अंचल से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वे हर कीमत पर नैनीताल के इस सारे इलाके को अपने कब्जे में कर एक सुंदर नगर बसाने की योजना बना चुके थे। जब ठोकदार नूर सिंह इस इलाके को बेचने से मना करने लगे, तो एक दिन बैरन साहब अपनी कश्ती में बिठाकर नूर सिंह को नैनीताल के ताल में घुमाने के लिए ले गए और बीच ताल में ले जाकर उन्होंने नूर सिंह से कहा कि तुम इस सारे क्षेत्र को बेचने के लिए जितना रुपया चाहो ले लो, परंतु तुमने इस क्षेत्र को बेचने से अगर मना किया तो मैं तुमको इस ताल में डुबो दूंगा। बैरन साहब खुद अपने विवरण में लिखते हैं कि डूबने के डर से नूर सिंह ने स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए और बाद में बैरन की कल्पना का नगर नैनीताल बस गया। सन 1842 में सबसे पहले मजिस्ट्रेट बैटल से बैरन ने आग्रह किया था कि उन्हें किसी ठोकदार से परिचय करा दे ताकि वह इसी वर्ष 12 बंगले नैनीताल में बनवा सके। सन 1842 में बैरन ने सबसे पहले पिलग्रिम नाम के कॉटेज को बनवाया था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। सन 1842 से ही नैनीताल एक ऐसा नगर बना कि संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सुंदरता की धाक जम गई। नैनीताल में पर्यटक पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सन 1847 तक यहाँ एक लोकप्रिय पहाड़ी रिजॉर्ट बन गया था। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। यह उत्तर पश्चिमी प्रांत का दूसरा नगर बोर्ड था। इस शहर के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए प्रशासन ने अल्मोड़ा के धनी शाह समुदाय को जमीन सौंप दी थी, इस शर्त पर
कि वे जमीन पर घरों का निर्माण करेंगे। सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना। गर्मियों की राजधानी बनाने के बाद शहर में शानदार बंगलों के विकास और विश्राम गृहों, मनोरंजन केंद्रों, क्लब आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण के साथ सचिवालय और अन्य प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण हुआ। ये अंग्रेजों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। जो अपने बच्चों को बेहतर हवा में और मैदानी इलाकों की असुविधा से दूर शिक्षित करना चाहते थे, वो यहाँ आते थे। आज़ादी के पश्चात उत्तर प्रदेश के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन निवास नैनीताल में ही हुआ करता था। 6 मास के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सचिव नैनीताल आ जाते थे। अभी भी उत्तराखंड का राजभवन एवं उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। सकन पुराण के मानसखंड में नैनीताल को ऋषि सरोवर अर्थात 3 साधवोवती, पुलसक तथा पूलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि यहाँ 3 ऋषि तपस्या करने आते थे, परंतु उन्हें यहाँ पीने का पानी नहीं मिला। अतः प्यास मिटाने के हेतु वे अपने तप के बल पर तिब्बत स्थित वर झील के जल को साइफन द्वारा यहाँ पर लाए थे। दूसरे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठों का निर्माण मां सती के विभिन्न अंगों से गिरने से हुआ था, जब भगवान शिव मां सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे। मान्यता है कि इस स्थान पर मां सती की बाईं आंख यानी नैन गिरे थे, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप ले लिया। इसीलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाने लगा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर मां नैना देवी का एक भव्य मंदिर है, जहां पर देवी शक्ति की पूजा होती है और लोग यहाँ दूर दूर से अपनी मनोकामना लेके आते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है ज्योति नलवाल और आप देख रहे थे डाकपान। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए शुक्रिया।